आप सभी दर्शकों को मेरा सेवा जोहार। मैं सभी गोंडवाना दर्शन के टीम को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही विशेष रूप से उषा आतराम आंटी जी को मेरा बहुत बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ पे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जी, तो हम शुरुआत करते हैं फिर। मेरा इंट्रोडक्शन, मैं माधवी उइके। मेरा जन्म स्थल जो है भीमजोरी, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट की का एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का एक बैहर तहसील का गांव है। यहाँ पे जो है मेरे जो दादाजी थे वो शिक्षक रहे, हेडमास्टर रहे। उसके बाद वो राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। और गणपत सिंह उइके जी, मेरे नाना जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जयपाल सिंह पंद्रे जी। तो हमारे घर का माहौल थोड़ा सा अनुशासनात्मक, मतलब थोड़ा स्टडी को लेके कुछ ज़्यादा ही जागरूक और अनुशासन से भरा हुआ रहा है। तो ये बस यही है। और इसके बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। फिर थोड़ा मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, तो हो सकता है मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको भूल जाऊँ। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स पहले ही बता दूँगी, ताकि हम लोग, अगर मैं कुछ टॉपिक्स भूल भी जाती हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे याद दिला दीजिएगा। तो हम जो है फोक आर्ट्स के बारे में बात करेंगे आज, और साथ ही रॉक आर्ट्स के बारे में बात करेंगे आज। तो क्या है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में जो है स्लेट यूज़ होता था उस टाइम। तो उसमें वाइट चॉक लगती थी। तो मेरी रुचि थोड़ी स्टोन्स के प्रति ज़्यादा रही है बचपन से, कलरफुल स्टोन्स के प्रति। तो मैं अक्सर, ऐसा होता था कि मैं अपने खाली टाइम में, जब बच्चे खेल रहे होते थे, मैं बहुत एकांत प्रिय टाइप की थी। तो मैं कलरफुल स्टोन्स ढूंढा करती थी, और जब मैं स्कूल जाती थी तो उन कलरफुल स्टोन्स का यूज़ करती थी अपने होमवर्क में। इस तरह से मैं बचपन से ही थोड़े से कलर्स के प्रति ज़्यादा मेरा रुझान रहा है। और मैंने बहुत जल्दी कलर्स को मिक्स करना, उनमें डिफरेंस करना सीख लिया था बचपन से ही। इस प्रकार जो है बचपन से मैंने आर्ट को खुद से ही समझा है। मैंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी उसकी। उसके बाद फिर जो है थोड़ा बहुत ही पेंटिंग्स करती रही बचपन में। और फिर उसके बाद में जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई जबलपुर में, तो उस टाइम ग्रेजुएशन के टाइम जो है इतना टाइम तो मिल नहीं पाया, लेकिन जब हम लोग फाइल्स बनाते थे अपनी जूलॉजी बॉटनी की, तो मेरे स्केचेस बहुत अच्छे होते थे। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ पेंटिंग सीखती हूँ। तो जबलपुर में एक सर थे जो फ़ाइन आर्ट सिखाते थे। मैं उनके पास गई और फिर उनको मैंने बोला, सर मुझे पेंटिंग सीखनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप स्केचिंग कीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो चीज़ें रखी हुई है उसको ही बनाना शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा बिना स्केल और बिना राउंडर के आपको बनाना है। क्योंकि मैं पहले से कर रही थी स्केचिंग और पेंटिंग वगैरह बचपन से, तो मैंने बिना राउंडर और स्केल के ही सीधी लाइन और राउंड गोले बनाना इजी तरीके से बना लिया। तो सर ने कहा आपको तो इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप सीधे स्केचिंग कीजिए। तो उन्होंने कुछ पोर्ट्रेट मुझे दिया कि आप बनाइए इसको, और फिर मैंने उसको बना के दिया सर को। तो सर ने कहा कि नहीं, आपको इसकी सीखने की ज़रूरत नहीं है स्केचिंग की, एक काम कीजिए कि आप सीधे पेंटिंग सीखिए, लेकिन पेंटिंग में भी म्यूरल सीखिए। तो उससे आप थोड़ा पेंटिंग के कलर्स को भी समझेंगी और म्यूरल्स भी आप सीख लेंगी। तो यहाँ पे पीछे एक म्यूरल्स लगा हुआ है, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे।
ये पूरा जो है ये एक बड़े से प्लाईवुड में बना हुआ है और इसके ऊपर मैंने कील से उसके ऊपर फिर सिरेमिक का वर्क है और उसके ऊपर पूरे कपड़े का वर्क है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा भारी है और ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से मैं उसको उठा नहीं सकती हूँ अभी। तो इस तरह मैंने म्यूरल्स बनाया। मैंने सिरेमिक का वर्क किया और फिर मैंने क्ले का वर्क किया और थोड़ा आयरन का वर्क किया मैंने और फिर मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया। और फिर ऑयल पेंटिंग करने के बाद में फिर अभी जो हम लोग पेंटिंग कर रही हूँ मैं एक्रेलिक वर्क कर रही हूँ। अम, जी जी आंटी जी। अ, उसके बाद में फिर अभी जो है मैं अ, यही गोंड पेंटिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको अपने कुछ वर्क दिखा देती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक गोंड पेंटिंग है। अ, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताऊंगी। एक्चुअली जब मैं थोड़ा सर्च कर रही थी नेट पे कि लोग क्या सोचते हैं गोंड पेंटिंग के बारे में, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे थे जो गैर आदिवासी जो लोग थे वो गोंड पेंटिंग को सिर्फ यही सोचते थे कि उसमें सिर्फ पेड़ होता है, उसमें जानवर होते हैं और यही सिर्फ गोंड पेंटिंग की पहचान होती है। एक्चुअली गोंड पेंटिंग की मूल भावना क्या है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग तब मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हमारे समाज में तो इसको अच्छे से जानते हैं कि गोंड पेंटिंग आखिर क्या है, लेकिन दूसरे लोग हमारी जो है मूल भावना पेंटिंग की उसे नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे कि होता है ना कि अगर कोई लैंग्वेज या किसी का लिखावट हमें समझ में नहीं आती है तो हम बोलते हैं कि ये तो डॉक्टर बनेगा, या ये डॉक्टर की लैंग्वेज है जो हमें आम लोगों को समझ नहीं आ रही है। उसी तरह जो है पेंटिंग जो हमें समझ में नहीं आती है हम उसको सोचते हैं कि यही पेंटिंग है, जो हमारी सोच से परे है या हमारे दिमाग से ही परे है। तो एक्चुअली बात ऐसी है, लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं वो उनका नज़रिया पे भी डिपेंड करता है। तो हम अ, आदिवासी जन तो हम जानते हैं कि हमारी जो पेंटिंग है या हमारा जो समाज है, हम उसकी मूल भावना क्या है वो उसके अम, जो कोया पूनेम को नहीं जानते वो लोग या बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से वो लोग हमारी पेंटिंग को भी नहीं समझ पाते हैं। तो हम आज यहाँ पे बात उसी बारे में करेंगे ताकि इस जो हमारी चर्चा चल रही है इसके ज़रिए सभी जो हैं वो उस पेंटिंग को समझ पाए कि इसकी मूल भावना क्या है। तो जैसे और भी फोक आर्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें देखा पेन कि गोंड पेंटिंग और दूसरे फोक आर्ट्स जो हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो फोक आर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। फोक आर्ट्स जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, अम, कलमकारी हो गई, फिर पिठौरा आर्ट हो गया, वर्ली आर्ट हो गया, पट्टचित्र हो गया। ये इस प्रकार के जो हैं, रंगोली हो गई, ये भी उसी में आता है, लोक चित्रकला में आता है। तो जैसे मधुबनी पेंटिंग है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है विशेष रूप से जो है बिहार की विशेषता मानी जाती है। कलमकारी को हम आंध्र प्रदेश की विशेषता के रूप में जानते हैं। वर्ली पेंटिंग को हम महाराष्ट्र की विशेषता के रूप में जानते हैं। पट्टचित्र हो गया तो ये ओडिशा की विशेष पेंटिंग के रूप में होती है। और पिठोरा आर्ट जो होता है ये गुजरात का है। लेकिन जब हम गोंड पेंटिंग की बात करते हैं तो इसको एक अभी जो है फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कारण इसको थोड़ा सा तो अभी जगह मिल पाई है और लोग जो है थोड़ा इसको जानने लगे हैं कि गोंड पेंटिंग भी कोई चीज़ है। लेकिन एक्चुअली जो है इसको हमारे राज्य में जो जगह मिलनी चाहिए या राज्य चित्रकला के रूप में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो
हम सभी प्रयास करेंगे कि गोंड पेंटिंग को भी एक अच्छा और उपलब्धि मिले, एक बड़ा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे स्थान मिले जो इसे मिलना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि ये फोक आर्ट्स और जब हम देखते हैं कि अगर किसी प्रदर्शनी में बहुत सारे जो लोक चित्रकला लगी हुई है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये गोंड आर्ट है। तो जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें आप देखेंगे कि एक बॉर्डर होता है चारों तरफ, और बॉर्डर के अंदर में पेंटिंग्स होती हैं। वो किसी पौराणिक कथाओं पे आधारित होती है, जैसे कि शिव पार्वती जी हो गए, राधा कृष्ण हो गए, या दूसरी कथाओं पे आधारित होती हैं वो। अब कलमकारी जो होती है, कलमकारी जो है कपड़ों पर की जाती है। ये एक ब्लॉक प्रिंट की तरह भी होता है। और हम जब वर्ली आर्ट की बात करते हैं, वर्ली आर्ट तो बहुत ईज़िली पहचान सकते हैं आप, बहुत फेमस पेंटिंग है वर्ली आर्ट। और हाँ, लेकिन इसमें ये है कि ये एक सीधी रेखा में नहीं होती है वर्ली आर्ट। एक घुमावदार रेखा में अर्धचंद्राकार या एक गोल उसमें होती है। और इसमें अपने दैनिक जीवन या जो उनकी नृत्य ज्ञान उससे रिलेटेड जो है चित्र होते हैं उसमें। इसके अलावा जो पट्ट चित्र है, इसमें जो है इसमें भी कुछ पौराणिक कथाएं, जैसे कि बलराम हो गए, सुभद्रा, कृष्ण जी से संबंधित कुछ चित्र होते हैं पट्ट चित्र में। अब जो पिथौरा आर्ट है, ये गुजरात की फेमस पेंटिंग है, और विशेष रूप से जो है ये विशेष रूप से जो है ये जैसे राठवास और भिलालास के द्वारा की जाती है। और इसमें भी जो है चारों तरफ बॉर्डर होता है, और उसके अंदर काफ़ी जैसे युद्ध के कोई या पौराणिक कथाओं से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो घटनाएं उसमें दर्शाई जाती हैं। अब काली घाट पेंटिंग जो है ये कलकत्ता की फेमस पेंटिंग है। अब हम देखते हैं कि गोंड पेंटिंग को हम अलग कैसे जानते हैं। तो जो गोंड पेंटिंग है ये किसी बॉर्डर के अंदर नहीं होती है, ये पेंटिंग अपने आप में एक संपूर्ण होती है। और जो इसका इसको अलग से पहचान इसकी यही होती है कि इसमें जो है प्रकृति से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जीव जंतु हो, वो सब इसमें होते हैं। कई लोग उसमें बोलते हैं कि गोंड आर्ट में किसी पौराणिक कथा या भगवान नहीं होते। तो हम इस बारे में आराम से बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इसमें सवाल है कि लोग बोलते हैं कि इसमें देवी देवता नहीं होते हैं गोंड आर्ट में, लेकिन क्यों वो दिखते नहीं हैं, या लोग उसको क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो एक्चुअली हम शुरुआत करते हैं कि गोंड आर्ट जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग जो है ये शुरू कैसे हुई। इसको एक्चुअली गोंड आर्ट को लाइन एंड डॉट पेंटिंग्स भी बोलते हैं। लाइन एंड डॉट्स को हम थोड़ा समझेंगे, पहले हम गोंड पेंटिंग को थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसको कैनवास पे लेकर आए थे जनगण सिंह श्याम जी जो हैं, सर ने इसको कैनवास पे लेकर आए। हुआ क्या था कि जब भारत भवन का निर्माण हो रहा था, उस टाइम जो है जे स्वामीनाथन जी जो हैं वो भारत के अलग अलग जगह से जो चित्रकार हैं उनको तलाश कर रहे थे। और उन्होंने कुछ लोगों को भेजा कि ठीक है, हर हर जगह पे जाओ और जो अच्छे चित्रकार हैं उनको ढूंढ कर लेकर आओ। तो जब वो लोग गए और उन्होंने देखा जनगण श्याम जी को पेंटिंग करते हुए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चलिए हमारे साथ, और आप कुछ कला करके अपनी पेंटिंग बना के दिखाइए। और फिर ऐसे ही कुछ और भी लोगों को लेकर के गए वो लोग। लेकिन क्या था कि उस टाइम जो है लोग बहुत डरे हुए थे, कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि बांध बन रहे हैं तो लोगों को वहाँ पे हाँ, उनको चढ़ाया जा रहा है और ऐसा वैसा। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो हमारे जनगण श्याम जी थे वो तो नहीं घबराए, लेकिन बाकी जो कलाकार थे वो थोड़ा सा उनमें भ्रम ये पैदा हो गया कि पता नहीं ये हमें लेके जा रहे हैं और वहाँ पे पता नहीं सिचुएशन कैसी है।
ये हमें आर्ट के लिए तो लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ पे हमसे क्या काम करवाया जा रहा है। तो बाकी लोग तो नहीं गए, लेकिन जनगण श्याम जी वहाँ पे गए और फिर उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, आप कैनवास पे बनाइए चित्र वगैरह। तो अ, जो हमारे जनगण श्याम जी हैं, उन्होंने चित्र बनाया और फिर वो देख के काफ़ी खुश हो गए स्वामीनाथन जी। और फिर उन्होंने उनको भोपाल लेके गए और वहाँ पे उनकी जो आर्ट की शुरुआत हुई इस तरह से। और वो आज जो है उनको काफ़ी विश्व स्तर पे उनको जाना जाता है, उनकी कला को। और इस प्रकार जो है गोंड आर्ट की शुरुआत हुई कैनवास पे विधिवत रूप से। अम, हम इसको देखते हैं अब कि गोंड आर्ट के फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। तो गोंड आर्ट जो है ये लाइन एंड डॉट्स के रूप में भी होती है और पैटर्न्स के रूप में भी होती है। तो ये लाइन एंड डॉट्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, एक्चुअली यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है गोंड आर्ट में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं आपको कुछ पेंटिंग शो करती हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा। ये एक हिरन है, उसके पीछे कुछ हिरन छिपे हुए हैं और इसमें जो बारीक सा डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली मेरा पैटर्न है। शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा। मैं थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा नज़र आए। इसमें एक जो है ये बना हुआ चीता बना हुआ है। इसमें यहाँ पे एक मानव है जिसकी शुरुआत जो है यहाँ पे एक ट्री से हो रही है और यहाँ पे एक फ़िश है और यहाँ पे एक जो है अजगर है, सॉरी मगरमच्छ है। तो ये पेंटिंग आपको दिखा रही है कि ये हम सभी जो है खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। तो हमारे खाद्य श्रृंखला में सिर्फ जो शेर चीते ही नहीं होते हैं, हम मानव भी हैं, ये फ़िश भी है और ये जो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है वो भी है, वो जीव भी है। और साथ में ये वृक्ष जो यहाँ पे जिससे वो उस मानव के अंदर से वो जन्म ले रहा है। तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक महिला के पेट से जो है एक पौधा निकल रहा था। तो वो जो है मात्र सत्तात्मक जिसे माना जाता है उस प्रतिमा को। तो ये भी थोड़ा वही दिखा रहा है ये पेंटिंग कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत और हमारी सभी जीवन की शुरुआत जो है। शायद आप इसमें इजी तरीके से समझ पाएंगे। इसमें जो ये पैटर्न्स होते हैं अंदर भरने वाले, ये जो पैटर्न्स है ये मेरे सिग्नेचर हैं। अब जैसे जो है ये इसके अंदर जो पैटर्न्स भरे जाते हैं ये हर आर्टिस्ट के अलग अलग होते हैं और यही उनका जो है यही जो उनका जो साइन होता है, यही उनकी विशेषता होती है हर पेंटिंग की। इसे ही लाइन एंड डॉट्स और पैटर्न्स कहते हैं। सभी जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सभी के जो लाइन एंड डॉट्स या पैटर्न्स जो हैं सभी हाँ, सभी जो है वो अलग अलग होते हैं एक्चुअली। जो जैसे कि जो हमारी जानी जाती है, बहुत फेमस है दुर्गा बाई, उनकी जो पेंटिंग है वो उन्होंने धान के जो हैं दानों उसको अपना सिग्नेचर बनाया है। इसी तरह से अलग अलग आर्टिस्ट जो हैं तो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में अलग अलग पैटर्न्स को चुना है। मैंने जो है गेहूं की बालियों को अपना पैटर्न चुना है और उसको हम लोग जो है ये जो होते हैं ये पैटर्न्स ये उसके मतलब डिज़ाइंस उसके अंदर भरे जाते हैं। तो यही उसकी विशेषता होती है गोंड पेंटिंग की। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें मीडियम कौन कौन सा यूज़ करते हैं। जो गोंड पेंटिंग है इसकी शुरुआत भित्ति चित्र से हुई थी, जिसको ढींगरा आर्ट भी बोलते हैं, जो कि
दीवारों पे की जाती थी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि हाँ, ये आप देखोगे जो भी ग्रामीण इलाकों में आप जाओगे तो आप देखोगे कि दीवारों पे बहुत सारी जो है म्यूरल्स यानी कि उभार लिए हुए चित्र बने हुए होते हैं। मतलब जो कि गोबर से, चूने से और गेरों से लिपे हुए होते हैं। तो यही जो है भित्ति चित्र जो थे वही जब वो कैनवास पे आया वही गोंड पेंटिंग कहलाया। और अब जो है उसमें हमारे जनगण श्याम जी जो थे अम, उन्होंने उसमें डिज़ाइंस जो पैटर्न्स भरा उसी प्रकार सभी जो उनके बाद के अभी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उसी को अपने पैटर्न्स को लेके चल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बहुत इजी होता है लोगों के लिए इसको कॉपी करना। तो लेकिन वो किसी की जो गैर आदिवासी है वो उसको कॉपी तो कर लेते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जिसकी पेंटिंग और उसके पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं एक्चुअली वो उसको उसके साइन को ही बना रहे हैं। तो वो कहीं से भी उनकी पेंटिंग नहीं कहलाएगी बल्कि वो सिग्नेचर जिस आर्टिस्ट की है वो पेंटिंग उसी की ही कहलाएगी। तो इसका इतना बड़ा रोल होता है लाइन एंड डॉट्स और पैटर्न्स का जो है। अच्छा, लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग जो है इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है। इसको हम थोड़ा आराम से बाद में समझेंगे। पहले हम इस गोंड आर्ट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो ये वॉल्स पे की जाती है, वॉल से उतर के ये कैनवास पे आई। इसके अलावा आजकल जो है गोंड आर्ट तो है फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है। तो क्लॉथिंग्स में, साड़ियों में, टी शर्ट्स में, हर जगह पे इसका यूज़ होता है। बर्तनों में जो कैनवास पे तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो है आप किसी भी मीडियम में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं तो इसमें जो है ऑयल पेंट यहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो सूखता देर से है और वो इसमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। और जो एक्रेलिक है ये बहुत जल्दी सूख जाता है और किसी दूसरे पेंट में जो है मिक्स नहीं होता जल्दी। तो इसलिए एक्रेलिक थोड़ा सा इजी होता है इसमें करना। और फिर अब हम गोंड पेंटिंग की जो मूल भावना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो जो गोंड पेंटिंग है ये 3 प्रकार की होती है। एक सौंदर्य परक होती है, एक धार्मिक होती है और एक कहानी पे बेस्ड होती है। तो जो सौंदर्य परक होती है आप उसके उसमें कोई कहानी नहीं होती एक्चुअली। वो सिर्फ एक शो के लिए होती है। यह व्यावसायिक रूप से बनाई गई पेंटिंग होती है। जो धार्मिक पेंटिंग होती है ये हर ये मूल भावना लिए हुए होती है गोंड आर्ट, गोंड समाज की। जैसे कि हम जब बात करते हैं कि हमारे देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तो हम साजा वृक्ष में अपने बड़ा देव को मानते हैं। हम खेर माई को मानते हैं। तो जब एक बार क्या हुआ था जब जनगण श्याम जी जब वहाँ पे गए पेंटिंग करने के लिए तो उनको स्वामीनाथन जी ने बोला कि आप बोलते तो हैं बड़ा देव तो आप पर वो दिखते कैसे हैं, आप बनाकर दिखाइए। तो ये थोड़ा असमंजस में आ गए सर। इन्होंने बोला कि अब हमने उनकी पूजा तो करते हैं हम लेकिन हमने देखा तो कभी नहीं है क्योंकि हमारे जो देवी देवता होते हैं वो मूर्त रूप में नहीं होते, वो अमूर्त रूप में होते हैं। इस वजह से हम जो है उनको एक किसी इंसान के रूप में नहीं देखते, हम उसको प्रकृति के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे जो साजा का पेड़ है हम उसकी पूजा करते हैं। पर हम अगर बोलेंगे कोई कि बड़ा देव बना दो या खेरमाई बना दो हमें, तो हम उसको थोड़ा मतलब बता नहीं पाएंगे कि वो किस तरह से दिखते हैं वो। पर वो होते तो हैं, हम सभी मानते हैं उन्हें। तो यही उसका मूल भावना जो होती है यही छुपी हुई होती है कि हम पेड़ बना रहे हैं। जैसे जैसे कि हम जो है महुए को पेड़ को बहुत आस्था से देखते हैं। हमारे लिए महुआ का जो पेड़ है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि जो महुआ होता है उसके फूल होते हैं वो एक
जब वो मतलब उसके रस का जो है आटे में मिक्स करके उसका रोटियां बनाई जाती है काफ़ी क्षेत्रों में। जब वो सूख जाता है तो उसका पाउडर बना के भी ये रोटी बनाई जाती है। इवन वो सूखने के बाद जानवरों को भी खिलाया जाता है। उसकी शराब बनती है। उससे औषधि बनती है। उसके महुए के पेड़ की छालों का भी यूज़ होता है औषधि के लिए। महुए के पेड़ के जो फल होते हैं तो उन फलों की सब्जी बनती है। उसके बीजों का जो है अम, तेल बनता है जो औषधिक रूप से भी बहुत अच्छा होता है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है वो, और वो शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह से महुए का जो है संपूर्ण पेड़ का हम यूज़ करते हैं। और हमारे जैसे गांव में है भीमजोरी में, तो बहुत बड़ा सा बहुत पुराना महुए का पेड़ है। हम जानते भी नहीं कि किस समय से है वो। वहाँ पे हमारी खेर माई की पूजा होती है। तो हमारे लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारे लिए। अब हम कोई अगर बोलेगा कि आप खेर माई की जो है चित्र बनाओ, तो हम बना नहीं पाएंगे। हम क्या बनाएंगे वहाँ पे? हम पेड़ ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो प्रकृति ही ईश्वर है। तो इसीलिए हम जो पेंटिंग बनाते हैं तो हमारे लिए जो है पेड़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसमें जो है जानवर क्यों होते हैं? तो देखिए, आदिवासी समाज में टोटम होता है जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा मानते हैं और आप सभी जानते ही होंगे कि सभी ने प्रण लिया था कि हम इस वृक्ष की और ऐसे जीव जंतु की रक्षा करेंगे। तो जब हम रक्षा का प्रण लिए थे तो हमारे लिए ये जीव जंतु उसी समय से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे हर जो है जनरेशन में ये मैसेज जाता है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी है, हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, क्योंकि हम हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी पेंटिंग में जो है पेड़ और जीव जंतु दिखाई देते हैं। अब वो चाहे कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, है ना? ये हमारे हर पेंटिंग में दिखाई देता है। तो ये इसका धार्मिक पक्ष हो गया। अब हम आते हैं किसी कहानी पे बेस्ड जो होता है। कहानी में दो प्रकार की होती है इसमें। जैसे कि अम, किसी जो एरिया की कहानी पे बेस्ड होती है, चाहे वो अम, किसी स्टोरी टेलर के द्वारा बोली गई हो या उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हो। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जो हमारे भीम चोरी है, तो वहाँ पे मानते थे कि जो वहाँ की नदी है रानीधार, तो ऐसा मानते थे कि जब वहाँ से एक बार रानी गुजर रही थी तो उनका जो रथ है वो उस नदी में गिर जाता है और रानी जी हैं तो रहती हैं, वो बह जाती हैं। तो तब से उस नदी का नाम जो है रानीधार रखा गया। फिर जो भीम जोरी है, ये भी जो है एक हमारे यहाँ जो एक भीम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक बहुत विशाल मछली थी उस रानीधार नदी में, जो लोगों को पकड़ के खा जाया करती थी। और तो उस नदी का यूज़ नहीं कर पा रहे थे लोग। तो इस तरह जो लोगों ने बोला कि आप हमारी प्लीज़ मदद कीजिए, और ये हमें बार बार दिक्कत हो रहा है, हम पानी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और हम मछली पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भीम थे वहाँ के, वो गए, उन्होंने मछली को मारा और उसके 7 टुकड़े किए। तो ऐसा मानते हैं कि 7 पहाड़ियाँ जो मलाजखंड से जुड़ी हुई थी, वो उन 7 पहाड़ियों में उस मछली के टुकड़े को फेंकते हैं। इस प्रकार जो 7 पहाड़ियाँ जिस जगह पे जाके जुड़ती हैं, उस जगह का नाम मलाजखंड पड़ा, और जो गांव जिसमें वो भीम रहते थे, उस जगह को भीमजोरी कहा गया। अब ये भीम जो थे, इनकी भी एक अलग कहानी है कि ये भीम थे कौन। तो ये एक अलग कहानी है कि एक जो राजा थे, उनकी 2 बेटियां थी और वो उनका विवाह करना चाहते थे। उनकी 2 बेटियां थी, तो उन्होंने अपनी जो है, हमारे यहाँ एक वो प्रथा होती है दूध लौटावा, बुआ के बेटे से जो विवाह का जो होता है दूध लौटावा। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया अपनी बहन को कि जो है मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अपना जो इकलौते बेटे थे उनको आज्ञा दी कि उनको आदेश दिया कि जाओ और आपको वहाँ पे शादी करनी है। तो वो बहुत असमंजस में आ जाते हैं भीमालपेन।
वो उनको बोलते हैं कि वो इसलिए असमंजस में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को ये वचन दिया था कि वो पूरे आजीवन जो है कुंवारे रह करके लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन होता ये है कि आप अपनी मम्मी का अपनी माँ का आदेश तो है, उसको मना तो नहीं कर सकते। तो वो जाते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जाते हैं और वो दोनों कन्याओं से वो बताते हैं उनको कि ऐसी-ऐसी बात है, मैंने तो वचन लेके रखा था। लेकिन देखते हैं, आप एक काम कीजिए, आप मुझसे बाग में आकर मिलिए, शाम को हम इस बारे में चर्चा करते हैं। फिर वो वहाँ पे आती हैं, वो उनसे बताते हैं कि ऐसी-ऐसी समस्या है, लेकिन इसका समाधान ये है कि मैं ये इस एरिया से अपने एरिया तक जाऊँगा, सुबह जो है पहर निकलने से पहले ही, और जो मुझसे पहले आकर के मिलता है, मैं उससे विवाह कर लूँगा। तो दोनों जो लड़कियां थी वो पहले ही मंत्रमुग्ध थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें मंजूर है। और वो पहल मतलब सुबह होने से पहले ही वो निकल जाते हैं, उनके पीछे पीछे दोनों जो राजकुमारियां थी वो भी जाती हैं। लेकिन वो जो है इतने दूर निकल जाते हैं कि जो पहली बहन रहती है वो पहुंच नहीं पाती, और एक जगह जाकर के वो रुक जाती हैं, और वो बोलती हैं कि ठीक है, अब अपनी दूसरी बहन को बोलती है कि तुम ही जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। इस तरह दूसरी बहन आगे बढ़ती है, और वो आगे बढ़कर के वो भी एक जगह पे जाके थक जाती हैं, वो भी आगे जा नहीं पाती। तो जो है भीमाल पेन सेन जो है वो समझ जाते हैं कि ठीक है, अब जो वो चाहते थे वो तो हो गया है। लेकिन जो दोनों बहनें होती हैं, जिस जगह पे वो रुकती हैं, उस जगह पे वो लोगों की सेवा करती हैं आजीवन, जो अविवाहित रह करके। इस प्रकार से जो बहन थी, पहली बहन, वो जिस जगह पे रुकती है, डोंगरगढ़, उस जगह पे उनकी एक उनको पूजा जाने लगता है। उनके कर्मों के कारण उसको माता बमलेश्वरी के रूप में जाना गया बाद में। और जो हमारे भीमाल पेन थे, उनके नाम पे जो है भीमचोरी और भीमलाट का नाम बना, और फिर वो भी काफ़ी विख्यात हुए, और उनको भी देव के रूप में पूजा जाने लगा बाद में। इस प्रकार जो कहानियाँ होती हैं, चाहे वो अपने एरिया की हो या लोक कथाएँ होती हैं, तो इस तरह ये जो कहानियाँ हैं, जब ये किसी चित्र में आती है, किसी पेंटिंग में आती है, तो उसके बाद ये एक अलग ही रूप लेके आती है। क्योंकि जैसे एरिया की कोई कहानी है, उसको उसी गांव के बहुत सारे लोग सुनेंगे, और वो लोग उसको अ, अपने विचार से, अपने रचनात्मक शैली से जब वो कैनवास पे उतारेंगे, तो वो एक अलग ही रूप लेके आएगा। इसीलिए एक ही कथा को भी अलग अलग लोग जो है अलग अलग रूप से चित्रित करते हैं। तो ये होती है कहानी पे आधारित। अब मैं जो गोंड पेंटिंग के जो बहुत विख्यात हैं चित्रकार, जैसे कि वेंकट रमन श्याम जी, आनंद श्याम जी, और जापानी जी, दुर्गाबाई जी, ये लोग बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं जो गोंड पेंटिंग को विश्व स्तर पे अपने एक पहचान दिला रहे हैं। तो जब मैंने गोंड पेंटिंग की शुरुआत की, तो मैं आनंद श्याम सर से मिली, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ पेंट करके दिखाता हूँ, तुम वैसा ही बना कर दिखाओ। तो उन्होंने एक शीट में पेंट किया, और फिर मैंने भी वैसे ही बना के दिखाया उनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पेंटिंग, तो एक काम करो, तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बैठ कर के देखो यहाँ पे पेंटिंग को, समझने की कोशिश करो। तो मैं वहाँ पे गई रेगुलर कुछ दिन तक, और मैंने समझने की कोशिश किया। फिर उसके बाद जो पैटर्न्स था उसका चुनाव कैसे किया जाए, तो मैंने करीब उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम जो भी चीज़ देख रही हो अपने आसपास, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, अपनी एक अलग साइंस ढूंढने की कोशिश करो। तो मैंने करीब 100-150 पैटर्न लेकर के आई, और सर से मैंने बोला, सर ये पैटर्न ले लूँ? सर ने बोला नहीं, ये वो यूज़ कर रहे हैं, या वो आर्टिस्ट इसे यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पैटर्न्स ट्राई किए, लेकिन
बहुत सारे आर्टिस्ट पहले ही उसे यूज़ कर रहे थे, तो मैं उनके सिग्नेचर ले नहीं सकती थी। फाइनली मुझे गाँव का गेहूँ का जो है बाली वो मिला और मैंने उसे अपना पैटर्न बनाया। सर ने बोला हाँ ठीक है, ये पैटर्न अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो। इस तरह मेरी गोंड पेंटिंग की शुरुआत हुई। फिर सर ने मुझे बोला कि हाँ जो है तुम्हें इस पे किताब लिखनी चाहिए, ये जो सारे पेंटिंग्स है और सब जो हमारे गोंड समाज है, इस पे किताब लिखनी चाहिए। तो हम लोग योजना भी बना रहे थे इस पे कि किस तरह से इसकी पेंटिंग की एक किताब और अपने समाज के बारे में एक इजी लैंग्वेज में जो है हम उसको बता सके लोगों के सामने। असल में होता क्या है कि हमारे कल्चर में जो है इतनी गहराई है, इतना इसका वो है प्रकृति से जुड़ाव कि हम इसको ना लोगों को समझा नहीं पाते एक्चुअली। और हमारे जो कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं घर में, जैसे कि नवाखानी हो गई, जैसे कि फाग है, जैसे कि दिवाली है, जैसे कि और भी आयोजन होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे यहाँ पे जितने भी आयोजन होते हैं, तो हर उसमें जो है हमारे एक कहानी होती है हर त्योहार में, हर चीज़ में। हमारे जो भी अनुष्ठानिक, हमारे जो भी रीति रिवाज और पूजा पाठ है, एक्चुअली हम उसको करते तो हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम उसका रीज़न क्या है। तो हमको ये बताना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसी किताबें मिली जो मेरी समझ से ही परे थी। वो मतलब इजी लैंग्वेज में नहीं थी, बहुत ही कठिन लैंग्वेज में थी। तो उसको एक इजी लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है हमारा जो हम जो दूसरे समाज के प्रति जिस तरह से आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनकी उनके रिवाज और उनकी चीज़ें जो हैं बहुत इजी होती हैं उसको समझना, उसमें उतने डेप्थ नहीं होती है। इसी वजह से जो है वो हम इजी उसको अपना लेते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है ये बहुत गहराई लिए हुए है और बहुत प्राचीन है और इसको समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो है इसको समझाने के लिए एक्चुअली कोई रहता नहीं। जब हम जानना चाहते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो कोई रहता नहीं हमें समझाने के लिए, इसीलिए हम उसको बस कर रहे होते हैं और एक टाइम के बाद हम आकर्षित होने लगते हैं दूसरी चीज़ों के प्रति। तो गोंड आर्ट जो है आपको एक रचनात्मक रूप से आपको प्रकृति से जोड़ता है, अपने संस्कृति से जोड़ता है, जिसको एक जैसे कि अभी हम प्रकृति को लेके ज़्यादा अभी बातें चल रही हैं कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम तो पहले से ही हमारे समाज में हैं। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही सिखाई जाती है बचपन से, ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा है। तो गोंड आर्ट जो है सिर्फ एक रचनात्मक अवधारणा नहीं है, ये बल्कि एक सतत विचार है जो संधारणीय अवधारणा जिसे कहते हैं, सतत विचार जो हम प्राचीन चीज़ों को लेकर के अभी के बारे में भी सोच रहे हैं और भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जो है इसी को लेके हम अब आगे बढ़ते हैं। जो है अब इसका गोंड आर्ट का अभी के जनरेशन में किस तरह से यूज़ हो रहा है। गोंड आर्ट जो है अब आप देखोगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है एक्चुअली। आप बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं बड़े बड़े, जैसे कि स्वर्गीय इरफान खान के घर में गोंड पेंटिंग्स लगी हुई है बहुत सारी उनके घर पे। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गोंड पेंटिंग्स लगी हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोंड पेंटिंग्स क्या पहुंच सकती है आप सभी जानते हैं। तो गोंड पेंटिंग्स का एक अपना एक स्तर है, वो अब एक उच्च स्तर पे पहुंच चुकी है। तो ये एक विकास का क्रम है जो प्राचीन से लेकर के अभी और आने वाले कल में भी आपको एक जो है प्रकृति से जोड़ करके और
एक नए रूप में आपको और दिखाई देगी। और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इसमें थोड़ा और मॉडर्न आर्ट देख सकें ट्रेडिशनल के साथ ही। अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअली जो ये पैटर्न्स हैं, लाइन एंड डॉट्स पैटर्न्स होते क्या हैं। तो जो डॉट्स होते हैं एक्चुअली वो केंद्र बिंदु होता है किसी भी कला का, या किसी भी जीव जंतु का, या किसी भी जीव का। एक केंद्र जो बिंदु होता है वो होता है बिंदु, और उस दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं लाइन। तो इस तरह लाइन एंड डॉट्स की शुरुआत होती है। ये जो कला है, आपको हर पेंटिंग में इसी से पैटर्न बनता जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये सिर्फ अपने इंडिया में नहीं है एक्चुअली, ये इंडिया के बाहर भी अलग अलग, जैसे आप देखेंगे अफ्रीकन आर्ट्स देखेंगे, मोरक्कन आर्ट्स देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन आर्ट्स देखेंगे, आपको वहाँ पे भी लाइन एंड डॉट्स पैटर्न पेंटिंग नज़र आएगी, पैटर्न्स नज़र आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है जो सभी विश्व को आपस में जोड़ रहा है, और मतलब विश्व के देशों को आपस में जोड़ रहा है, या कला को आपस में एक्चुअली जोड़ रहा है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लाइन एंड डॉट्स जो है पेंटिंग एक, एक्चुअली ये बहुत भारी है पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखाई दे। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्नैक बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें जो है लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग की हुई है ये स्नैक में, और ये चील में। ये एक लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग है। इसी तरह जो है पेंटिंग्स आपको, अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन आर्ट्स में भी दिखाई देगा, अफ्रीकन आर्ट्स में भी दिखाई देगा ये लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग। और अपने इंडिया में, एशिया में तो दिखाई दे ही रहा है आपको। अपन अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये आर्ट्स की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जैसे 1.5 लाख वर्ष पूर्व जब अफ्रीका से जो है, अपन जैसे जानते हैं कि इन मनुष्य जो है, चिंपांजी से मनुष्य बनता है, सेपियंस बनता है वो, तो उसकी भी एक अपनी जर्नी है, ये आप सभी जानते ही होंगे उस जर्नी को। तो जब वो अफ्रीका से अलग अलग देशों में जाता है मतलब यात्रा करते हुए, तो अपने कुछ जो हैं चीज़ों को वो, हालांकि शुरुआत में तो वो समझता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे जब जानना शुरू करता है तो किस तरह से वो कला को आगे, कला को जन्म देता है, किस तरह भाषा को जन्म देता है, किस तरह लिपि को जन्म देता है, ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक चीज़ है। जब हम बोलते हैं कि पाषाण युग में सबसे बड़ी खोज जिसे माना जाता है, वो हम कहते हैं कि आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बट मुझे लगता है कि आग की खोज करने से पहले जो खोज हुई थी वो एक संज्ञानात्मक क्रांति जिसे मैं मानती हूँ, चेतना की उत्पत्ति जो है। जब मैं इसे समझाने के लिए थोड़ा सा इजी उसमें समझाती हूँ। जैसे कि हम इतिहास को डिवाइड करते हैं कई काल में, पाषाण काल में, फिर हम ऐतिहासिक काल में, फिर उत्तर ऐतिहासिक काल में। तो जो प्री हिस्टोरिक टाइम है हमारा, उसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं एक्चुअली। ये इस प्रकार से है कि जो पहले वाला काल था उसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद में है जो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल जिसे कहते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल था, ये माना जाता है 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व। जो उसके बाद मीसोलिथिक पीरियड जो है, इसे मानते हैं 12,000 से ये है 6,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद का जो टाइम है वो नव पाषाण काल का, फिर ताम्र पाषाण काल का आता है, और फिर उसके बाद में आता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इस टाइम जो है ये वो टाइम था जब
जो मानव था ये होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस बनता है। इसका मतलब ये है कि वो जैसे आदि मानव था, जब चंपांजी से उसका मानव बनने की प्रक्रिया होती है, वो होमो इरेक्टस के टाइम वो झुक कर चलता था, कंधे झुकाकर चलता था। लेकिन जब वो होमो सैपियंस बनता है तो उस टाइम उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन की हड्डी सीधी होती है, और उसका जो है मस्तिष्क वो थोड़ा छोटा होता है, मतलब सिर थोड़ा छोटा होता है। उस टाइम वो टाइम था जब उसमें संज्ञानात्मक क्रांति होती है, उसको चेतना की उत्पत्ति होती है। तो जब चेतना की उत्पत्ति होती है तो उसको वो जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने लगता है, समझने लगता है और याद रखने लगता है एक्चुअली। तो ये वो टाइम था जब उन्होंने केव्स बनाना शुरू किया। तो देखिए, होता ये है ना कि जैसे अभी इंजीनियर्स होते हैं घर बनाने के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, और अलग अलग डिवाइड होते हैं हर चीज़ को करने के लिए। मिस्त्री अलग काम करता है और बाकी लोग अलग काम करते हैं। इस तरह ही घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जो बनने से लेके उसके बाद की प्रक्रिया तक होते हैं। लेकिन उस टाइम में जब ये हमारे शुरुआती चरण थे, उस टाइम जो है जो पेंट कर रहा है या जो गुफा को निर्माण कर रहा है या उसके बाद की जो प्रक्रिया है, वो तो एक ही व्यक्ति था, वो एक ही व्यक्ति कर रहा था ये सारी चीज़ें। तो जो सेपियंस था ये उस टाइम जब उसने सोचना समझना शुरू किया, अपने मौसम की जानकारियों से होने लगी, तो उसने जो है गुफा का निर्माण किया। और ये प्री हिस्टोरिक टाइम जो है, पूरा पाषाण काल, ये वही टाइम है जब हमारे यहाँ पे भीमबेटका जो है वहाँ पे जो हमें शैलाश्रय भी प्राप्त होते हैं, ये भीमबेटका जो है उसी टाइम का है, पूरा पाषाण काल का, जहाँ पे करीब 700 650 से लेके 700 करीब शैलाश्रय है। शैलाश्रय का मतलब होता है गुफाएं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ देते हैं भीमबेटका को, लेकिन एक्चुअली भीमबेटका जो है एक भीमकाय पत्थरों से निर्मित शैलाश्रय है। जो बैठका का मतलब होता है कि आश्रय स्थल, जो कई पीढ़ियों तक, वो कई सभ्यता, मतलब उसके बाद आने वाली कई जनरेशन्स तक जो है वो एक आश्रय के रूप में इस्तेमाल होता रहा। तो पूरा पाषाण काल में जब ये द्वितीय हिमकाल जो था उसके पहले का चरण था पूरा पाषाण काल, तो उस टाइम मानव जो था ज़्यादातर गुफाओं में रहता था। तो आप सोचिए उस टाइम जो है करीब 700 करीब जो गुफाएं थी, वहाँ सभी जगह पे मानव रह रहे थे और उसका यूज़ हो रहा था। तो जब वो अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे होंगे, भोजन के लिए जब वो बाहर जाते होंगे, शिकार करते होंगे, और जब वो वापस आते होंगे तो उस जगह पे जहाँ रहते होंगे वो, उस टाइम जब उन्हें संज्ञानात्मक क्रांति हो चुकी थी, उनको दिमागी चेतना आ चुकी थी, उन्होंने अपनी दीवारों को, अपने आसपास की दीवारों को रंगना शुरू किया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने जो है भीमबेटका में पेंटिंग करनी स्टार्ट की। ये पूरा पाषाण काल का टाइम था जब उन्होंने पेंटिंग्स किया। इसके अलावा उन्होंने जो है आगे क्या कहना चाहिए इसे कि जो जेवर हैं वो भी बनाना शुरू किया। लेकिन ये कब हुआ? ये हुआ करीब 70 से 30 हज़ार साल के बीच का टाइम जो था, उस टाइम उनमें कला के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और उन्होंने जो है गहने वगैरह बनाना स्टार्ट किया। ये वो टाइम था जब अपने भारत में भी ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। तो उनके जो अंडे होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। तो उसके उन्होंने जो है मन के यानी कि रिंग्स टाइप बनाना शुरू किया, उसमें छेद करके, और उसको गहनों के रूप में यूज़ करना शुरू किया। तो इस प्रकार से उन्होंने एक अपने एक कलात्मक रूप को जो है शो किया उस टाइम। उसके बाद जो है
भीमबेटका, उसके बाद अपन आते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। तो मेसोलिथिक पीरियड जो है ये हिम हाँ, हिमकाल का जो है अंतिम चरण था, द्वितीय हिमकाल का। तो उस टाइम जो है लोगों को बहुत गर्मी बढ़ने लगी मौसम में। तो उन्होंने गुफा के बाहर निकल कर के जो है रहना शुरू किया। तो जब उन्होंने गुफा के बाहर रहना शुरू किया तो जो जो उनकी खाद्य श्रृंखला थी, पहले जब वो सॉरी इसमें पूरा पाषाण काल में थे, तो उन्होंने जो है जो औजार यूज़ किया था वो बहुत बड़े बड़े टाइप के पत्थर हुआ करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने चपटे पत्थर यूज़ करना स्टार्ट किया औजारों का, और लास्ट में उन्होंने ऐसे त्रिकोणीय टाइप का उसका यूज़ किया उन्होंने। लेकिन जब वो मध्य पाषाण काल में आते हैं और जब वो गुफाओं से बाहर रहना शुरू करते हैं, यात्राएं करने लग जाते हैं, और इसको कहते हैं ट्रांजिशनल फेज कहते हैं इसे, क्योंकि ये एक संक्रमण काल था। पूरा पाषाण से नव पाषाण के बीच का टाइम था, जब वो यात्राएं करने लगे, मौसम के बारे में ज़्यादा समझने लग गए कि कब बारिश हो रही है, कब क्या हो रहा है। और एक जगह से वो जाते थे जो है, जब यहाँ पे भोजन उनको मिलना बंद हो जाता था या मौसम जो है यहाँ पे ठीक नहीं होता था, तो दूसरी जगह जाते थे। जब वहाँ पे भोजन कम हो गया या मौसम जो है उनके अनुकूल नहीं रहा, तो वापस उस जगह पे आते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो रहवासी एरिया था जहाँ वो पहले रहते थे, उसको याद रखना शुरू किया उन्होंने। इसे कहते हैं, इसी को मैं बार बार जो बोल रही हूँ संज्ञानात्मक क्रांति, इसे ही बोल रही हूँ कि वो कैसे वो वापस आ रहे थे उस एरिया में। तो ये वो टाइम था जब वो जो हम भीमबेटका में पेंटिंग्स जो देखते हैं, वो एक्चुअली एक ही लेयर पे की हुई पेंटिंग्स नहीं है। वहाँ पे 700 शिलाशय तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन 450 करीब वहाँ पे ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे पेंटिंग्स प्राप्त हुई है। तो ये जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की पेंटिंग्स है वहाँ पे। तो उन्होंने जो रंग किस तरह से चुना वहाँ बनाने के लिए, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ये अलग अलग मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, गेरू, काली मिट्टी पाई जाती है। तो उन्होंने कुछ प्राकृतिक रंगों का चुनाव किया, उन्होंने प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया। इसके अलावा वो जब शिकार करते थे, तो शिकार करने के बाद भोजन करने के बाद जो रक्त होता था, उसका यूज़ उन्होंने पेंटिंग में किया। अब क्योंकि वो सूख जाता था और लंबे समय तक बना रहता था एक्चुअली। तो शुरुआत में जब हम पेंटिंग्स देखते हैं कि किस तरह की पेंटिंग्स जो है हमारी 25 लाख से हम जो 12 लाख की बात 12,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे थे, पूरा पाषाण काल की। इस टाइम सबसे पहले जो है भीमबेटका से पहले जो पेंटिंग हमें कला का जो एक नमूना प्राप्त होता है, वो चट्टानों पे प्राप्त होता है, जो एक कैप्यूल्स के रूप में था। कैप्यूल्स मतलब एक उभार लिए हुए डॉट डॉट्स होते थे, उभार लिए हुए, और कुछ लंबी लंबी चट्टानों पे जो है छेद होते थे। बहुत सारे बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे छेद होते थे बहुत सारी जगह पे। तो वो हम ये जान तो नहीं पाए कि उन्होंने वो बनाया कैसे, क्योंकि उस टाइम तो है कोई हथियार होते नहीं थे, औजार नहीं थे पूरा पाषाण काल में। तो पत्थरों को उन्होंने खोदा कैसे या उसमें उभार कैसे उन्होंने बनाया, ये अब आज भी एक शोध का विषय है। और ये सिर्फ भारत में नहीं है या सिर्फ एशिया में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं या दूसरे देशों में भी पाए गए ऐसे जो लाइनें डॉट्स वाले जो ऐसे उभार लिए और छेद वाले जो हैं। हाँ, ये कलात्मक जो चीज़ें थी। इसके बाद जो भीमबेटका जैसी पेंटिंग जो है सिर्फ भारत में नहीं है, ये अपन यूरोपियन कंट्रीज़ में देख सकते हैं, ये नेटिव अमेरिकन के एरियाज़ में देख सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन आर्ट में भी देख सकते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलियन एरिया में देख सकते हैं, अफ्रीकन एरियाज़ में देख सकते हैं। जो केव्स में की गई पेंटिंग्स है वो कहीं ना कहीं समरूपता दिखाती है, सिर्फ भारत में नहीं, अलग विश्व के अलग अलग देशों में भी। तो ये जो पेंटिंग्स की जाती थी, ये जो ब्लड था उससे जो जो मिट्टी थी उससे की जाती थी।
चूना से की जाती थी, कई तरह की चीज़ों से की जाती थी। तो जब कैप्यूल्स प्राप्त हुए उसके बाद जब हमें जो सबसे पुरानी पेंटिंग जो प्राप्त होती है वो हाथ के निशान थे जो गुफाओं में किए गए थे। तो ये जो हाथ के निशान थे वो वहाँ पे अपने हाथ रखते थे गुफा में और अपने मुंह में कलर भर करके उस पर डाल देते थे, जिससे कि वहाँ पे हाथ के निशान बन जाते थे। तो इसको हम इस तरह भी माना जाता है कि ये सिर्फ उनकी पेंटिंग करने का एक वो नहीं था, अम, मतलब माध्यम नहीं था। ये एक्चुअली वो ये भी दिखाना चाहते थे कि वहाँ पे कोई इंसान रह रहा था, उसको चिन्हित करने के लिए या वापस जब उस एरिया में आते हैं तो उसको चिन्हित करने के लिए भी उसका यूज़ किया गया। उसके बाद जब हम अम, जानवरों की पेंटिंग्स देखते हैं, जैसे भीमबेटका ही है, यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में जानवरों के चित्र पाए गए। तो हम इसको एक उसकी तरह भी देखते हैं कि जैसे एक ज़ू में या किसी जंगल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो उसी प्रकार वो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है वहाँ पे कई प्रकार के वहाँ पे जीव जंतुओं के जो बने हुए हैं, पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो शुरुआत में जो वो उससे बने हुए थे, खून से और गेरू वगैरह इन सब मिट्टी से बने हुए थे। जब बाद के पेंटिंग्स जो हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल में जब आते हैं, तो वहाँ पे जब औजार जो यूज़ कर रहे थे वो पहले बड़े औजार यूज़ करते थे शिकार के लिए। मध्य पाषाण काल में जो है जब वो अपने गुफा से बाहर निकले, उन्होंने अपने औजारों का शेप चेंज कर दिया। इतने छोटे छोटे से जो उन्होंने औजार बनाना शुरू किए जो बहुत चिकने थे, बहुत नुकीले थे और छोटे साइज़ में। तो इससे उनको जो है ईज़ी हुआ तीर कमान चलाना, बाण चलाना या भाले पे लगाना उनके लिए ज़्यादा इजी हो गया। तो उनके लिए शिकार ज़्यादा इजी हो गया, धनुष क्योंकि वो इजी तरीके से धनुष में उसको लगा सकते थे। तो इस प्रकार वो उन्होंने जो यूज़ किया उसको उस औजार को माइक्रोलिथ कहते हैं, जो बहुत छोटे रूप में होता था। और उसका यूज़ उन्होंने सिर्फ शिकार के लिए नहीं किया, उसका यूज़ उन्होंने पेंटिंग के लिए भी किया एक्चुअली। तो जब वो कोई मतलब पेंटिंग बनाना होता था तो उस चट्टान को वो खुरच देते थे उस शेप में और फिर उसमें खून भर देते थे या रंग भर देते थे। इस प्रकार से वो जो पेंटिंग होती थी वो लंबे समय के लिए रह पाती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने पेंटिंग किया वहाँ पे और बहुत सारे जीव जंतुओं के साथ में वहाँ पे बाद में आने वाले टाइम में बाद में फिर शिकार करते हुए भी पेंटिंग है मनुष्यों की। तो वो एक्चुअली ये सारी पेंटिंग जो है उस समाज को हमें बताती है कि उस टाइम जो है समाज किस तरह था, लोग किस तरह से प्रकृति को देखते थे। तो हमारे लिए उसको समझना ज़्यादा इजी हो जाता है चित्रों के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रथम लिटरेचर था आदि मानवों का, आदिवासियों का प्रथम लिटरेचर जो था वो वही पेंटिंग्स थी, एविडेंस था। तो पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थी एक्चुअली, वो एक प्रकार से एविडेंस भी है, वो एक प्रकार से जो है लिटरेचर भी है और कला भी है। तो इस तरह से जो है उन्होंने वो केव पेंटिंग्स के बारे में हमने जाना। हाँ, विशेष ये जानना ज़रूरी है कि जब हमें चेतना आ गई थी चीज़ों को समझने की, तो जो है उस टाइम जो है आदि मानवों ने ये भी समझना शुरू किया कि किस तरह की दीवार को चुनी जाए, किस तरह के जो एरिया को चुना जाए पेंटिंग के लिए, ताकि वो भी तो है पेंटिंग और लंबे समय तक बनी रहे। तो उन्होंने जब भी पेंटिंग किया तो ऐसी दीवारों को चुना जो कि सीधे तौर पे धूप से या बारिश या तूफ़ान के संपर्क में नहीं आ रही थी। तो ऐसी दीवारों पर उन्होंने पेंटिंग किया ताकि वो लंबे समय तक बनी रहे। बल्कि कुछ ऐसी भी जगह हमें प्राप्त हुई उसके बाद में जहाँ पे इंसानों का पहुँचना बहुत दुर्गम था, मतलब रेंग कर जाना पड़ रहा था अंदर और वहाँ पे पीछे मुड़ने के लिए भी जगह नहीं थी, वहाँ पे भी पेंटिंग्स पाई गई। तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को अच्छी तरह से
सोच के उन्होंने इसको निर्मित किया कि हम सिर्फ आज ही नहीं, आने वाला कल में लोग इसके बारे में अच्छे से मतलब जान पाएँ कि हम यहाँ पे मानव रहते थे और उनकी कल्चर कैसा था या वो किस तरह के थे। तो इन पेंटिंग से हमें पता चलता है उनकी जीवन शैली के बारे में। उसके बाद में हम आते हैं जो है आग के आविष्कार पे। फिर उसके बाद आग का आविष्कार होता है और जो मध्य पाषाण काल की जो पेंटिंग्स हैं वो जो उसको हम कहते हैं एनग्रेविंग पेंटिंग्स, मतलब वो खुदाई वाली पेंटिंग जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने औजारों से खुरच करके उसमें कलर्स भरा, इसको खुदाई करके रंग भरने वाली एनग्रेविंग पेंटिंग्स कहते हैं। इसी टाइम जो है एक्सरे पेंटिंग्स भी बनाई गई। एक्सरे पेंटिंग्स का मतलब होता है कि जैसे ये एक उन्होंने आकृति बनाई, इसके बॉर्डर बनाएंगे, इसके अंदर वो बहुत सारे लाइंस के थ्रू उसके बॉडी के अंगों को दिखाएंगे, क्योंकि वो तब तक तो समझ चुके थे ना कि मतलब जो वो शिकार कर रहे थे तो जो जानवर है उसका शरीर किस तरह का है वो समझ चुके थे। तो उसके अंदर की हड्डियाँ वो सब वो लोग एक्सरे पेंटिंग में जो दिखाते थे। अगर उसके शरीर में बच्चा भी है अगर किसी जानवर के, तो वो उस जगह को खाली छोड़ देते थे, ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे एक और जीव है। तो इस तरह से मेसोलिथिक पीरियड में या मध्य पाषाण काल में जो है पेंटिंग जो है वो एक अलग रूप में सामने आती है हमारे। अच्छा, तो इन्होंने पेंटिंग्स जब इन्होंने की तो किस तरह से इन्होंने यूज़ किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो हाथ रख के उसमें पानी, मतलब अपने मुंह में रंग भर के उसमें डाल दिया करते थे और वो पेंटिंग्स बनाया। फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपने उंगलियों का इस्तेमाल, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी पेंटिंग का उसको शेप देने के लिए। उन्होंने फिर थंब का इस्तेमाल किया उसको मतलब उसको और अच्छे से रंग भरने के लिए। इसके बाद में उन्होंने, जब हम आते हैं मध्य पाषाण काल में, इस तरह इसके बाद में वो जो है उसको सरकंडों का यूज़ करने लग जाते हैं वो पेंटिंग के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है उसको कई पैटर्न्स या कई डॉट्स डालने के लिए उसमें, या जैसे मैंने बताया एक्सरे पेंटिंग के बारे में, तो ज़्यादा इजी हो गया उनके लिए सरकंडों का यूज़ करना। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है पेड़ की डालों का यूज़ किया, उसकी कुचल के उन्होंने ब्रश बनाया। इस तरह से उन्होंने जो है धीरे धीरे समझना शुरू किया कि वो आर्ट को और कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कलर्स बनाया जो है, जैसे पीली मिट्टी थी जिसे हम रामरज मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी, गोबर हो गया, गेरू चूना, इन सब जो हमको वो उनको जो भी चीज़ें मिल पा रही थी, विशेष रूप से उनके लिए खून तो उपलब्ध था ही जानवरों का, उसका यूज़ वो ज़्यादा कर रहे थे, बाकी चीज़ों का यूज़ वो कम कर रहे थे। तो हमने समझा फिर ये किस तरह से उन्होंने पेंटिंग्स किया भीमबेटका में, और अलग अलग जो हमें प्राप्त होती हैं शैलाश्रय वगैरह वहाँ पे। अच्छा, जो भीमबेटका पेंटिंग है ये हमें प्राप्त होती है पूरा पाषाण काल में। अब जो मध्य पाषाण काल में हमें प्राप्त होती हैं, जैसे आदमगढ़ की गुफाएं हैं या और जो एरियाज़ हैं वो हमें मध्य पाषाण काल में प्राप्त होती हैं। तो उसमें थोड़ा सा अंतर हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि जैसे भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं उसमें सिर्फ एक ही लेयर नहीं है। वहाँ पे ऐसा क्या था कि जब वहाँ पे पूरा पाषाण काल में जब वहाँ पे आदि मानव रह रहा था, तो उन्होंने जो पेंटिंग्स किया उसके बाद वो लोग जब चले गए होंगे इस एरिया से, और जब दोबारा लौट के वो आए या कोई अन्य वहाँ पे आके रह रहा हो, उसने भी वहाँ पे पेंटिंग किया, तो एक ही पेंटिंग के ऊपर लेयर्स में कई पेंटिंग्स थी वहाँ पे। इसका मतलब वो लोग वापस आ रहे थे, या ये भी था कि एक्चुअली वहाँ पे और भी लोग आ रहे थे। तो जो भीमबेटका है ये सिर्फ एक ही समय को नहीं दिखाता। ये भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है या भीमबेटका जो है ये पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल से लेकर के जो हम मध्य हमारा ऐतिहासिक काल है, चाहे हम गुप्त काल देख लें या शुंग काल देख लें, ये उस काल तक ये भीमबेटका
शैलाश्रय का जो है यूज़ किया गया है। तो हमें गुप्त काल की भी वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स मिल जाती हैं, शुंग काल के भी मिल जाते हैं एविडेंस वहाँ पे हमें। इसके अलावा जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि लोग किस तरह के क्वेश्चन करते हैं भीमबेटका के बारे में, तो ये हास्यप्रद है थोड़ा सा कि उसे किसी एक पौराणिक कथा से ही वो लोग जोड़ देते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, जबकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा पाषाण काल से, और ये जो है ये यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं ये मनुष्य के शुरुआती चरण की पेंटिंग्स है यहाँ पे, और ये वहाँ से लेके बाद के टाइम को दिखाती है। लेकिन उसके बाद भी लोग उसको पढ़ते नहीं हैं और अपने अनुमान जो है कई कहानियों से उसको जोड़ देते हैं कि यहाँ पे मीटिंग्स होती होंगी, ऐसा होता होगा, राजा आते होंगे और ये होता होगा, बट ऐसा है नहीं। भीमबेटका जो है अपने आप में एक पूरी सभ्यता और पूरे एक जनरेशन को दिखाता है, वो सिर्फ एक ही जगह कि 700 पेंटिंग्स का पाया, मतलब 700 शैलाश्रय का एक साथ पाया जाना और करीब 450 पेंटिंग्स का एक ही जगह पे पाया जाना, मतलब शैलाश्रय जो थे जहाँ पे पेंटिंग्स थी इतनी सारी, उनका पाया जाना एक अपने आप में अद्भुत बात है। तो इस प्रकार जो है हम मध्य प्रदेश के लोग बहुत धनी हैं इस मामले में कि हमें जो हमारे यहाँ पे भीमबेटका है, और हमें जो मनुष्य के शुरुआती चरण की जो हमें जो एविडेंस प्राप्त होते हैं यहाँ से मिलते हैं। जो है इसके बाद में हम आते हैं नियोलिथिक पीरियड में। तो जो नवपाषाण काल था, पूरा पाषाण के बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल में खेती करने स्टार्ट हो गई थी, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। तो खेती के करने के हिसाब से जो है औजार बनने लग गए। तो ये यहाँ पे छोटे औजारों, धनुष और तीर कमान और भालों के साथ ही अन्य जो हैं वो मिलते थे, खेती के औजार बनने लग गए थे। तो ये जो है, लेकिन नवपाषाण काल की विशेषता ये थी कि यहाँ पे जो है घर या मकान नहीं बनाए थे उन्होंने। एक हर नदी के किनारे छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी जहाँ पे जो है वो लोग खेती कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ऐसा मानते हैं कि लोग जब रहने लगे तो उन्होंने खेती करना शुरू किया, बल्कि ऐसा नहीं है। ये जो अ, उनकी भोजन की उपलब्धता जो थी, जब उन आग का आविष्कार हो गया तो उसके बाद जब उन्होंने समझ में आया कि पशुओं या जो वो शिकार कर रहे हैं, या जो कंदमूल हैं या जो अनाज है उसको जब वो कच्चा खा रहे थे तो उन्हें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही थी अनाज को खाने से। लेकिन जब उसको पका के खा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ईज़ी हो रहा है उसको डाइजेस्ट करना। तो उन्होंने सोचा कि ये एक भोजन का बहुत अच्छा वो है, स्रोत है। तो उन्होंने खेती करना शुरू किया, और खेती करने के कारण उन्हें एक जगह पे बसना पड़ा, क्योंकि खेती जो थी वो टाइम लेती थी तैयार होने में। उसे लगता था 6 महीने से लेकर साल भर लगता था तैयार होने में। इस प्रकार से उनको वहाँ पे रहना पड़ा एक ही जगह पे। इस प्रकार से एक सिविलाइजेशंस की उत्पत्ति होती है भोजन के कारण या खेती के कारण। तो नवपाषाण काल में भी जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। आप सभी जानते हैं उसमें कि तांबे, कांसे और पत्थरों का उसमें औजार का यूज़ किया गया। लेकिन ये काल जो था ताम्रपाषाण काल, वो काल था जब मिट्टी के बर्तन बनाए गए और वहाँ पे चित्रित थे वो, मतलब उसमें भी पैटर्न्स होते थे, उसमें भी डॉट एंड लाइन पेंटिंग्स होती थी, उसमें भी हस्तकला होता था। तो इस प्रकार से जो है लेकिन उस टाइम पे जो है लेखन कला उपलब्ध नहीं थी। मतलब हमें लेखन कला कब हमारे यहाँ पे आई है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, मतलब उस टाइम से आई है। उसके पहले लेखन कला उपलब्ध नहीं थी। लेकिन लाइन एंड डॉट पेंटिंग जो है या पैटर्न्स पेंटिंग जो है, ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। उसके बाद हम जब आते हैं काशी युग से, फिर लौह युग में आते हैं, फिर हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो जी,
जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे आते हैं तो ये हमें कई कई जगह पे मुझे प्राप्त हुआ है कि 3000 से 1500 बीसी का टाइम है, लेकिन इसका एक्चुअली टाइम अगर हम देखें तो ये 2500 से 1500 बीसी का है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका क्या कहना चाहिए, अन्य समकालीन जो है सिविलाइजेशंस के साथ आगे बढ़ रही थी। तो सबसे प्राचीन जो है सिविलाइजेशन या सभ्यता जिसे हम मानते हैं वो है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे उत्पन्न हुई। उसके बाद हमारी आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद आप अन्य सिविलाइजेशंस देखेंगे, जैसे इनका हो गया, इनका सिविलाइजेशंस हो गया, माया सभ्यता हो गई। कई सभ्यताएं जो थी अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में उस टाइम समकालीन थी, जो आगे पीछे उत्पन्न हुई थी। तो हम जो है थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि सारे सिविलाइजेशंस के बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। और ये हम क्यों समझना ज़रूरी है हमें इस बात को, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस था या सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये भी नदी के किनारे उत्पन्न हुई थी। जाहिर है जितने भी सिविलाइजेशंस हुए वो नदी के किनारे ही मतलब अच्छे से बढ़ रहे थे आगे। और जो है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आर्टिस्ट होता था वो एक ही आर्टिस्ट में कई गुण होते थे। तो हम अगर इस बात को सोचें कि वो जो पहला व्यक्ति होगा जिसने सोचा होगा कि हमें भाषा निर्मित करनी है, या हमें किस तरह के घर बनाने हैं, या हमें जो है लिपि की उत्पत्ति करनी है, या हमें जो है चीज़ों को अपने जो हमारे पास जो ज्ञान है उसका प्रसार करना है, वो अपने आप में एक क्रिएटिव व्यक्ति रहा होगा, तभी उसने इतना सोचा। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में हम बात करते हैं तो जाहिर है कि हम सबसे पहले उसकी नगर योजना के बारे में बात करते हैं कि कितनी बढ़िया नगर योजना थी। वहाँ पे नालियों का किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया था, घरों में कुएँ थे, सीवेज की ड्रेनिंग सिस्टम की बहुत अच्छा वहाँ पे उदाहरण मिलता है। स्नानागार से लेके अन्नागार वहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं, हम उसको जब बात करते हैं तो बहुत ही कलात्मक रूप से और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें तैयार किया गया, जो अभी भी जहाँ पे दरारें नहीं पड़ी हैं। तो उनका जो स्नानागार है, अन्नागार है, जिसमें दरारें नहीं पड़ी हैं, कितनी अच्छी तरह से उन्हें बनाया गया होगा, क्या क्या सोच रही होगी उसको बनाने के पीछे। और अगर हम देखें कि हमारे गौड़ समाज से किस तरह वो कनेक्ट करता है, तो जैसे हम देखते हैं कि हम जब बात करते हैं हमारे बड़ा देव की, कपाल लिंगों की, तो आपको एक घटना बताना चाहूँगी। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, उस टाइम हमें मसाई जनजाति के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो सर ने हमें बताया कि मसाई जनजाति जो है जब एक दूसरे से मिलती है तो अभिवादन जो है एक दूसरे के ऊपर थूक कर करती है। तो हम सबके दिमाग में जो टीचर्स ने बताया वही छप गया था कि अच्छा, मसाई जनजाति के बारे में जब भी बात हो रही है तो अभिवादन कैसे करते हैं वो लोग। लेकिन जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किया और स्टडीज़ की, तब मतलब उस कोचिंग के बाद में, तो मुझे पता चला कि मसाई जनजाति जो है, अफ्रीकन जनजाति, कितने वो लोग कहना चाहिए कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। क्योंकि जैसे अगर उनके सामने शेर आ जाता है तो वो लोग उस जगह से हिलते नहीं हैं, वो उसको तब तक घूरते हैं जब तक कि शेर वहाँ से अपने आप ना चला जाए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग जनजाति होती है। अब उनको हर चीज़ के मौसम के बारे में जानकारी होती है, उनको जो होता है जानवरों की आवाज़ों के बारे में जानकारी होती है कि कब जो है जानवर अगर किस तरह से गुर्रा रहा है तो उसका क्या संदेश है, उसके पीछे क्या मैसेज है। वो मतलब हर जानवर के बारे में जानते हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनमें एक प्रतियोगिता होती थी, जिसे वो ओलंपिक कहते थे, कि जो सबसे बड़ा जीव जो है जंगल का, अगर वो उसे मार देता है तो उसका अगला जो है नेतृत्व करेगा उस जो है कबीले का। ये एक ओलंपिक होता था, एक प्रतियोगिता होती थी वहाँ पे अपने नेता को चुनने की।
तो जब धीरे धीरे जंगल में शेर ख़त्म होने लगे इस प्रतियोगिता के कारण, तो सभी जो हैं बड़े बुजुर्ग, सभी कबीलों के, अपने आसपास के एरिया के जितने भी थे वो आपस में मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे में तो सभी जो हमारे शेर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारे जो सबसे बड़े देवता हैं, हम उनसे अनुमति लेते हैं कि हम इस प्रतियोगिता को ख़त्म करके दूसरी जो खेल कूद टाइप की कुछ प्रतियोगिता रखेंगे अपने किसी स्ट्रॉन्ग नेता को चुनने के लिए, ताकि हम जीवों की रक्षा कर सकें। तो उनके सबसे बड़े जो देवता थे, जिन्हें पर्वत देवता थे उनके, अब ये सबसे एक कनेक्ट करने वाली चीज़ है कि हम कहते हैं कई बार कि गोंड की उत्पत्ति गोंड शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है पर्वत। तो हमारे यहाँ पे जैसे सबसे बड़े देवता हमें जिसको मानते हैं वो है कुपार-लिंगो, और जो मसाई जनजाति हैं, अफ्रीकन जनजाति हैं, वो या ऑस्ट्रेलियन जनजाति जो हैं, उनके जो देवता होते हैं उनको वो लिंगोई कहते हैं। तो हम जैसे कुपार-लिंगो बोल रहे हैं, वो अपने देवता को लिंगोई कहते हैं। उसी प्रकार जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस में आते हैं, तो हमारे जो कुपार-लिंगो की तरह ही जो है, हमको एक मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपने देखा होगा इस तस्वीर को। ये हमारे कुपार-लिंगो की तरह ही दिखाई देते हैं, जिसे अक्सर जो है पशुपतिनाथ की संज्ञा दी गई है। पशुपतिनाथ जिसे बोला गया है कि सारे जानवरों से घिरे हुए हैं वो। तो कहीं न कहीं ये कनेक्ट करता है कि ये हमारे समाज से किस तरह जुड़ा हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम और चीज़ों की बात करें कि कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वुमन्स होती थी, उनके कपड़े पहनने का जो तरीका होता था, वो एक ही कपड़े को लपेटा करती थी। वो कई मूर्तियों में नज़र आया है। तो जो हमारे पहले की जो वुमन्स थी, वो बताती हैं कि वो लोग एक ही कपड़े को इस तरह से लपेटती थी कि एकदम पूरा शरीर ढक जाता था। और वो इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी महिलाएं कपड़े पहनती थी। जो उनके गहने पहनने के तरीके थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरह के गहने प्राप्त हुए, आज भी हमारे ट्राइबल जनजाति बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे उस तरह के गहने जो हैं यूज़ में आ रहे हैं। आज भी वो हमें हमारे जो है चीज़ों को हमने बनाए रखा है, अपनी प्राचीन चीज़ों को। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ढोकरा आर्ट जो है, कांसे तांबे का जो आर्ट होता है, वो अभी भी आप देखोगे जगदलपुर में, बस्तर साइड में वो ढोकरा आर्ट बनता है। कांसे की जो कलाकृतियाँ आपने देखा होगा इंडस वैली की। मैं आपको दिखा सकती थी, बट एक्चुअली मुझे वो मिल नहीं रही है जी। आपने इस तरह की कलाकृतियाँ देखी होगी कहीं पे, ये ढोकरा आर्ट जिसे कहते हैं। इस तरह की कलाकृतियाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनती थी, वो आज भी हमारे बस्तर और जगदलपुर साइड में बन रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हम किस तरह से उस सिविलाइजेशन से कनेक्शन है हमारा। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई है, उसमें एक चित्र था जिसमें एक व्यक्ति था जो बकरे को लेके जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए। तो आज भी हमारे यहाँ जब पूजा होती है, तो इस तरह के जो अनुष्ठान होते हैं, हमारे यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो इसी तरह चढ़ाया जाता है। अब हम और भी कई चीज़ें देखते हैं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, चाहे वो हमारी लिपि ही क्यों ना हो। हम देखते हैं कि वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है पिक्टोरियल फॉर्म में या चित्रात्मक लिपि थी उनकी, और ऐसा माना जाता है कि वो दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो मैंने ऐसा सुना था कि हमारी जो गोंडी भाषा है, वो भी पहले दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती है उस समाज से, हमें बताती है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। फिर हम आते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी जो पेंटिंग है, या हमारी आदि मानव ने जो चित्र बनाया, वो
सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, वो साहित्य भी था, क्योंकि वो उस तरह उस समाज उस टाइम के जो चीज़ों को बता रहा था। एक्चुअली साहित्य क्या होता है, अपन सोचते हैं कि जो लिखा गया लिखित रूप में होता है, लेकिन उस टाइम कुछ भाषा तो थी नहीं, चित्र ही थे। जो चित्र को ही हम एक इंडस वैली में जिस तरह से चित्रात्मक लिपि थी, उसका एक मूल रूप मान सकते हैं चित्रों को, कि वो पेंटिंग्स जो थी वो चित्रात्मक रूप से एक लिपि थी, जो हमारे उस टाइम के समाज को और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दर्शा रही थी। तो अपने आप में वो एक साहित्य था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो एविडेंस भी था। जब मैंने आपको बताया कि जिस तरह के औजार यूज़ हो रहे थे पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में, फिर नव पाषाण काल में, तो हमें वो जो भीमबेटका के पेंटिंग्स हैं या अन्य जगह की जो गुफाओं पेंटिंग्स हमें प्राप्त हुई है, हम उन पेंटिंग्स के ज़रिए से ये जान पाए कि वो जो औजार वो लोग किस तरह से यूज़ कर रहे थे, किस टाइम में वो औजार किस तरह से यूज़ किया गया। कि शुरुआती चरण में उन्होंने जो पत्थरों का यूज़ किया, किस तरह से उन्होंने औजारों का यूज़ किया, बाद में जो उन्होंने के टाइम में औजार किस तरह से यूज़ किया और कि उसके शेप कैसे थे, तभी हम जो टूल्स थे या औजार थे हम उसको समझ पाए, जान पाए उसके बारे में कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा या वो किस तरह से यूज़ हो रहा था। तो हमारी जो पेंटिंग्स थी वो एक तरह से साहित्य भी थी, वो एविडेंस था, और वो एक रचनात्मक जो अपने जीवन शैली को वो लोग दिखा भी रहे थे। तो इस तरह से हम आते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, कि हमने प्राचीन काल से इंडस वैली सिविलाइजेशन तक किस तरह से उसको अपने जो कलात्मक रूप है उसको हमने जो है बना कर रखा। उसके बाद हमने आपने देखा होगा कि हाँ, इंडस वैली में आपने ये भी देखा होगा कि उस टाइम से कई लोग बोला जाता है कि लिंग पूजा का जो है शुरुआत वहीं से होता है। तो मात्र पूजा और पितृ पूजा जो है वहीं से स्टार्ट होती है। हमारे देवी देवता जो हैं, हमारे शिव जी की पूजा जो वहाँ से स्टार्ट होती है, वो वहीं से स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे के बारे में जो उसमें जो देवी देवता थे उसको भी इस तरह से नहीं देखा जाता कि उनके मंदिर थे, क्योंकि उसके कोई एविडेंस मिले ही नहीं कि उनका मतलब वहाँ पे मंदिर हुआ करते थे। उसी तरह हमारे गौड़ समाज में भी आप देखोगे मंदिर नहीं होते हैं। हम प्रकृति के नीचे ही अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पेड़ों के नीचे ही पूजा करते हैं। उनकी पूजा स्थली जो होती है किसी ऐसे किसी बंद दरवाजे के पीछे नहीं होती है, एक ओपन एरिया होता है या ओपन कमरा होता है जहाँ पे पूजा की जाती है। तो मंदिर का कॉन्सेप्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो था ही नहीं, और ना हमारे सिविलाइजेशन में है। इसी तरह जो है जो दफनाने का जो वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, दाएं से बाएं जिस तरह से दफनाया जाता था, बहुत सारे आदिम अपने आदिवासी समाज में भी हैं जो जहाँ पे मृतक जनों को दफनाया जाता है, उनको भी उसी तरह से दफनाया जाता है जैसे वहाँ पे दफनाया जाता था। बस्तर में कुछ एरिया हैं जहाँ पे जब किसी को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर जो हमारे वो क्या कहना चाहिए, मेमोरियल के रूप में जो स्तंभ बनाते हैं, उसको भी जो है उस व्यक्ति की जो पसंदीदा चीज़ें थी कि उसे क्या पसंद था, उसे किस तरह के गहने पसंद थे या किस तरह की उसको चीज़ें पसंद थी, कार पसंद थी या जो भी चीज़ पसंद थी, उसको उस स्तंभ में जो है पूरा बनाया जाता है और उस व्यक्ति के साथ में उसे वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब उन जो है जिस तरह दफनाया जाता है वहाँ पे उसके साथ में ही उनको उनकी पसंदीदा चीज़ों को वहाँ रखा जाता है। जिस तरह हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसा होता था कि उस व्यक्ति के साथ में कुछ चीज़ें रखी जाती थी दफनाने के टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, शो करता है हमारे कनेक्शन को इंडस वैली से। फिर हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है
बैल की एक श्रृंगी बैल की या बैल के बारे में कई जगह पे बताया गया है कि विशेष रूप से वहाँ पे माना जाता था। तो अ, ऐसा जब मैंने आनंद श्याम सर से मिली थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जो बैल होते हैं वो हर ग्राम में एक बैल होता है जो उस खास गांव की रक्षा करता है। तो वो हमेशा खुला रहता है, उसे ऐसी वो हमेशा घूमता फिरता रहता है। और हमारे जो है गोंडी समाज में ऐसा माना जाता है कि उस बैल के अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं और वो जो बैल है उस गांव की रक्षा करता है एक्चुअली। तो उस बैल की जो क्या उपयोगिता थी, किस तरह हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंस रखता था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दिखाई देता है कि बैल की क्या वहाँ पे भी एक विशेष रूप को स्थान दिया गया है और हमारे समाज में भी उसे स्थान दिया गया है विशेष रूप से। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मात्र सत्तात्मक समाज है, इंडस वैली समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। और जो हमारे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ पे आज भी मात्र सत्तात्मक समाज है, जहाँ पे कई जगह पे ऐसा है कि जब किसी की शादी होती है तो वो जो महिला पक्ष का जो है सरनेम उसे अपनाना पड़ता है। और कई जगह पे ऐसी जगह भी है जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनकी आयु जो है पुरुष जो उनके जिनसे उनका विवाह हो रहा है उनसे ज़्यादा उनकी आयु रहती है महिलाओं की। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि वो बाद में उनकी केयर कर सकें या घर की केयर कर सकें। तो मात्र सत्तात्मक समाज था इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारे भी बहुत सारे अभी भी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो मात्र सत्तात्मक समाज को लेकर के चल रहे हैं और उनका इतिहास रहा है लंबा चौड़ा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, एक्चुअली हमारा कनेक्शन है उस समाज से भी। उसके बाद जो है ऐसा माना जाता है कि प्री आर्यंस के पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ही जो खोज हुई है उससे पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम जो है उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं बनाया था, उनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने जो है लड़ाई युद्ध के समान नहीं बनाए थे उन्होंने। तो जब आर्यंस आते हैं और जब उनको वहाँ से हटाना शुरू करते हैं तो कुछ लोग तो मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग उस जगह से भाग जाते हैं और वो लोग अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है उस सिविलाइजेशंस के लोग अलग अलग जगह पे बसे और एक नए कल्चर जो है उस जगह के कल्चर को अपना करके एक नए कल्चर की शुरुआत करते हैं वो लोग। तो कुछ हमारे जो हैं पहले की चीज़ें उसे अपना करके कुछ नए कल्चर के साथ में जुड़ करके वो लोग जो है अपनी चीज़ों को बनाए रखते हैं एक्चुअली अभी भी। तो पूरी तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के चीज़ें हम देखते हैं वो ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी बनी हुई है, बहुत सारी जगह पे बनी हुई है। अभी भी हम अपनी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो लिपि है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे जो जिन लोगों ने मतलब हमारे विशेष व्यक्ति लोग जिन व्यक्ति मैं उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली सर का। तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को जो है गोंडी लैंग्वेज से पढ़ा जाए। तो अभी भी ये प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा कि किस तरह से इसको पढ़ा जा सके ताकि हम और ज़्यादा जान सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो सामने आए और लोगों को उसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके। अच्छा, फिर इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद हम जाते हैं तो पेंटिंग्स के बाद हम देखते हैं। तो हम जब आते हैं मौर्य काल में तो हमें उतना चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं कि इसके बीच में क्या हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद जो काल था जो महाजनपद काल शुरू होता है या उसके बीच का जो काल है हमें समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली उसके कुछ हमें एविडेंस नहीं मिलते। उसका कारण ये था कि उस टाइम जो कलात्मक चीज़ें बन रही थी वो मृदभांड के रूप में थी, मिट्टी की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी, बांस इमारती लकड़ों से बनी हुई थी। तो वो ऐसे कलाएं थी जो समय के साथ में नष्ट हो सकती थी। तो इस कारण से हमें उसके बारे में विशेष रूप से कुछ ज्ञात नहीं हो पाता है। लेकिन ये अच्छी बात है
कि हमारे बाद के जो अभी जो हैं काफ़ी आर्टिस्ट जो हैं उस जो लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग्स हैं उसको उन्होंने फिर से शुरू किया और उनको बनाए रखा है अभी। तो अगर हम देखें कि जो लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग्स हैं ये इसकी शुरुआत तो बहुत पुरानी है, जैसे मैंने बताया आपको कि प्री हिस्टोरिक टाइम के से कैप्यूल्स या वो उभार लिए हुए या वो छेद जो थे चट्टानों में पाए गए वो लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग्स थी। लेकिन आप देखोगे उस टाइम से भी बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज़ में जो हैं आप देखोगे जो गोदना होता है जिसे अभी जिसकी एक नया रूप टैटूस आप देखते हो, बॉडी टैटू या बॉडी पेंट जो वो लोग करते थे, डॉट डॉट्स बना के पूरी बॉडी में जो है गोदना के रूप में या पेंटिंग के रूप में वाइट और रेड कलर की पेंटिंग्स जो अपने पूरी बॉडी में वो लोग बनाते हैं अभी भी, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग जो है बहुत पहले से थी और अभी भी बनी हुई है। क्योंकि अभी भी गोदना तो देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एक हमारी आस्था से जुड़ा हुआ एक कलात्मक रूप है वो, कि हम मानते हैं कि हमारे जो है अलग जब हम पुनर्जन्म होगा तो हम उसको लेके जाएंगे या जो भी उसकी एक पीछे कहानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक मूल भावना से जुड़ी हुई है। लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग जो है ये सिर्फ पत्थरों में नहीं थी, ये हमारे हमारे एक्चुअली वो जैसे वो लोग अपने घरों में पेंट कर रहे थे या वो बॉडी पेंट कर रहे थे, वो गोदना के रूप में है, वो कई रूप का तरह से जो है पेंटिंग जो है अपने आप को बनी हुई है अभी भी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गोंड पेंटिंग है या जो रॉक आर्ट है ये इसका क्या एक यूज़ है या एक क्या महत्ता है इसकी, हम इसको आज समझ पाए हैं अच्छी तरह से। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए ताकि मैं इसको और अच्छे से, अगर मेरे से कुछ टॉपिक छूट गया हो तो मैं आपको बता सकूं इसके बारे में और अपनी चर्चा हम जारी रख सकें। प्लीज़ आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शायद आपके साथ कोई क्वेश्चंस नहीं है तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी आर्ट है या आज के पूंजीवादी समाज में जो हमारी हमारे आदिवासी आदिजनों की जो पूंजी है वो एक कलात्मक पूंजी है और एक बौद्धिक ज्ञान के रूप में है। हमारी पूंजी जो है कलात्मक रूप से जो हमने अपने पूरा पाषाण युग से लेके अभी तक जो अपनी पेंटिंग अपने कलात्मक रूप को बनाए रखा है। दूसरा बौद्धिक ज्ञान जो हमें प्रकृति से जुड़े रहने के कारण हमें प्राप्त हुआ है, वो वानस्पतिक ज्ञान हो। जैसे कि हमारे परिवार में मेरे एक चाचा थे रिलेटिव, जिनको वनस्पति का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो जब भी कोई बीमार व्यक्ति या किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो वो बस निकल जाते थे जंगल की तरफ और वापस जब वो लौटते थे तो हाथ को ऐसे मसलते हुए आते थे और उस व्यक्ति के कान में सिर्फ 3 बूंद डालते थे और वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। हम कभी जान नहीं पाए कि वो कौन सी औषधि या कौन से पत्तियों का यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये ज्ञान जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन को मिलता है हमारे प्रकृति से करीब रहने के कारण। लेकिन ये उन्हीं लोग को प्राप्त हो पाएगा ना जो प्रकृति के निकट हैं। वो लोग जो ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं या अन्य समाज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको इसका ज्ञान कैसे हो पाएगा। तो हमारा जो ज्ञान है बौद्धिक ज्ञान प्रकृति से रिलेटेड जो है, चाहे वो उसको कलात्मक रूप से देख लो, चाहे आप प्रकृति को एक
अभी जो एक लैंग्वेज है ग्लोबलाइजेशन, उसमें जो बातें हो रही हैं क्लाइमेट प्रोटेक्शन की या पर्यावरण की रक्षा करने की या जो भी चीज़ें, आप जिस माध्यम से भी उसको समझना चाहें, हमारे संस्कृति को या उससे आप जुड़ करके आप उसकी रक्षा करना चाहें, कहीं ना कहीं हमें अपने जो है समाज से एक जोड़े रखने वाला या कहना चाहिए हमारी मूल भावना से, हमारी आस्था से जो जोड़े रखती है, ये प्रकृति ही है जो जिसने हमें लंबे समय तक जो है जीवन दिया है, आगे भी देगी। अगर हम इसको समझ पाएँ, इस मूल भावना को, कि हमारे जो बौद्धिक ज्ञान है, हमारे गोंडी धर्म में, हमारे समाज का जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उसको अगर समझ पाते हैं तो हाँ, हमें जो है एक लंबे समय तक हमें प्रकृति के साथ में तालमेल बना कर के चलने में और उसको और अच्छी तरह से समझने में, उसकी रक्षा करने में हमारे लिए ज़्यादा सहायक हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोंडी आर्ट जो है, ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक सतत विचार है जो आज पहले से प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के काल में और भविष्य लक्ष्य एक कहना चाहिए भावना है कि हम पृथ्वी की रक्षा करनी है, या पेड़ पौधों की, और हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। ये एक मूल भावना है उसमें। तो एक कहना चाहिए ये सभी के लिए एक मैसेज है एक्चुअली। ये सभी हमारे लिए, साथ में हमारे जितने भी समाज हैं, सभी के लिए एक मैसेज है कि जो है इसको अच्छी तरह से समझें, हमारी पेंटिंग्स को समझें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं समाज को, अगर आप पेंटिंग्स को ही समझ लेते हैं तो शायद आप प्रकृति से ज़्यादा जुड़ाव अपने आप को महसूस कर पाएंगे और उसकी कलात्मक पूंजी जो है उसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। जी हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल। अ, इसके लिए मुझे हैदराबाद में भी सर ने, एक जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बोला था वहाँ पे एग्जीबिशन लगाने के लिए। और हम जो है आनंद श्याम सर से भी मैंने बोला था। सर ने मुझे एक बार बोला था कि अपन न्यूजीलैंड में अपन चलते हैं एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हैदराबाद में भी एक बार एग्जीबिशन लगाया जाए गोंडी पेंटिंग की। अ, जी जी आंटी। आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हो आप सभी श्रोतागणों के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में। मुझे एक्चुअली मैं अपने प्रवाह में भूल गई कि कुछ हो सकता है, कुछ टॉपिक छूट गया हो। शायद अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि फोक आर्ट्स जो कितने प्रकार के होते हैं और गोंडी आर्ट क्या है, उसकी जो मूल भावना क्या है गोंडी आर्ट की। मैं आपको फिर से एक बार पेंटिंग सिखा देती हूँ। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये पैटर्न जो होता है, ये इसका यही इसकी पहचान होती है, सिग्नेचर होता है यही गोंडी पेंटिंग की। और मैंने आपको बताया ट्रीज़ का और सभी जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, इनका क्या रोल है हमारी पेंटिंग्स में। मैंने आपको ये अभी बताया। ये लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग्स जो मैंने आपको दिखाया, ये डॉट्स पेंटिंग है, लाइन एंड डॉट्स पेंटिंग है। शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। बस आज हमारी जो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे गोंडी पेंटिंग को। अगर आपके फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो जो मेरे फेसबुक है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा सोने उइके के नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है और सोने उइके के नाम से मेरा ब्लॉग है। आप अगर चाहें तो आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं, अगर आप और कुछ जानना चाहें या कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो। जी। जय जोहार, जय आदिवासी।